बच्चों, पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की पहचान करना सीख लिया था, उसके व्यापक समीकरण को भी समझ लिया था। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे। बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल उसी प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं जैसे हमने पिछली कक्षाओं में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखा था। जब हम द्विघात बहुपद के बच्चों गुणनखंड करते थे तब हम उससे दो शून्य प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से जब द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो उससे दो मूल प्राप्त होते हैं। और ये मूल क्या होते हैं? यक्ष के वे मान जो समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं, या हम ये कहें कि जब हम यक्ष का वो मान रख देते हैं जब समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो वे समीकरण के मूल कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए। अब बच्चों देखो, उदाहरण x² - 4 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यक्ष की अधिकतम घात भी 2 है और यक्ष स्क्वायर का गुणांक भी शून्य नहीं है, अर्थात 1 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब बच्चों देखो, यह माना x = 0। अगर हम इस समीकरण में x = 0 रख दें तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो x का मान जब हमने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर - 4 = 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 0 - 4 = 0। 0 में से 4 गया तो कितना बचा बच्चों? -4। ये क्या शून्य के बराबर है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप x की जगह पर 1 रखिए। अब क्या प्राप्त होगा कि 1 का स्क्वायर -4 = 0। तो 1 - 4 = 0। 1 में से 4 गया -3 = 0। क्या ये शून्य के बराबर है? नहीं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -3 नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से बच्चों x = 2 रखिए। 2 रखने पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर -4 = 0। 2 दूनी 4 - 4 = 0। 0 = 0। अब हम क्या देखते हैं? x = 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हुए थे? नहीं। x = 1 रखने पर क्या दोनों पक्ष बराबर हुए थे? नहीं। लेकिन जब हमने x = 2 रखा तो क्या हुआ कि दोनों पक्ष शून्य हो गए, अर्थात दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया। इसी प्रकार से एक और रख सकते हैं, x = -2। तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर -4 = 0। -2 का जब बच्चों स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो बच्चों, जब भी माइनस की घात सम होती है अर्थात इवन होती है तो सदैव प्लस प्राप्त होता है, और जब उसकी घात ऑड होती है या विषम होती है तो सदैव माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ घात क्या है बच्चों? सम है। तो 2 दूना 4 - 4 = 0, यानी 0 = 0। एक और मान रख के देख लो, x = 3। तो 3 का वर्ग -4 = 0। 9 - 4 = 0, या 5 नॉट इक्वल टू 0। इन विविध मानों को रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ मानों को रखने पर हमें प्राप्त होता है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे x के मान हैं जिनको रखने से मालूम होता है कि दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसको रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, उन मानों को, उन वैल्यूज को हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल हैं 2 और -2। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल प्राप्त होंगे। वो कौन? वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं।
जैसे बच्चों पहला उदाहरण किया था उसके द्वारा मूल ज्ञात किए थे, अब उदाहरण 2 भी देखकर समझकर देखेंगे कि x के ऐसे कौन से मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर, तो देखो बच्चों x की जगह जब 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 प्लस 6 बराबर 0, 1 5 एकम 5 प्लस 6 बराबर 0, 12 इक्वल टू 0। क्या 12 और 0 बराबर है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे? 12 नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से x बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0, 4 प्लस 5 और 2 10 प्लस 6 बराबर 0, 10 और 4 14 प्लस 6 20 इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये 0 के बराबर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 20 नॉट इक्वल टू 0। बच्चों जिस प्रकार से हमने 1 रखा ऐसे ही हमने 2 रखा, अब हम x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6 बराबर 0, 2 दूनी 4। चूंकि माइनस की घात सम है इसलिए माइनस भी प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये प्लस जब इस माइनस के साथ बच्चों गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? -10 प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों? प्लस का 4 है और प्लस का 6 है, तो प्लस वाले हमने जोड़ लिए, 4 और 6 कितना हुआ? 10 -10 बराबर 0। तो 10 में से 10 गए, 0 बराबर 0। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि जब हमने x का मान -2 रख दिया तो इसका मान कितना? दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी प्रकार से आप x बराबर 3 रखें। x बराबर 3 रखने पर क्या होगा बच्चों? देखो 3 का स्क्वायर 5 गुणे 3 प्लस 6 बराबर 0, तो 3 तिया 9 प्लस 15 प्लस 6 बराबर 0। सारे के सारे जोड़ दो, 15 और 6 21, 9 30। क्या 30 0 के बराबर है? नहीं। तो हम इसे कह सकते हैं 30 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 30 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर क्या होगा? देखो x की जगह पर -3 रखा तो 3 का स्क्वायर 5 गुणे -3 प्लस 6 बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं? माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस, 3 तिहाई 9, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस, 5 तिहाई 15 प्लस 6 बराबर 0। तो 9 और 6 को जोड़ो बेटा, प्लस है 9 6 15 -15 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो बच्चों अब हमने क्या देखा? जब हमने 1 रखा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, जब हमने 2 रखा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, लेकिन जब हमने x का मान -2 रखा तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। ऐसे ही हमने x बराबर 3 रखा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, लेकिन जब हमने x का मान -3 रखा तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। अर्थात जब हम x² प्लस 5x प्लस 6 को आगे चल के हल करना सीखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके सदैव 2 मूल प्राप्त होंगे, और वो 2 मूल x बराबर -2 होगा और x बराबर -3 होगा। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के सदैव 2 मूल होते हैं, और वो 2 मूल जो हैं वो वही होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। बच्चों अभी हमने द्विघात समीकरण के मूल सीखे, उन के द्वारा हमने ये जाना है कि द्विघात समीकरण में x के वे मान जो द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देते हैं वे द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। और हमने ये भी जाना कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, या तो वे समान होंगे या वे असमान भी हो सकते हैं। अब हम इस प्रकार से दूसरी आगे बढ़ते हैं, और अब हम
द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक एक करके हम तीनों विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली विधि कौन सी होती है बेटा? गुणनखंड विधि। यानी द्विघात समीकरण को सबसे पहला तरीका है कि हम उसे गुणनखंड के द्वारा हल कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम के कक्षा 10 में पाठ संख्या 2 में आपने द्विघात बहुपद को हल किया था, उसी प्रकार से हम द्विघात समीकरणों को भी हल करेंगे। केवल अंतर इतना है, वहां पर आपने बहुपद को हल किया था तो शून्यक प्राप्त हुए थे, और यहां पर जब आप समीकरण क्या हल करेंगे तो आपको मूल प्राप्त होंगे। केवल इतना छोटा सा अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि जो भी हमें समीकरण दी होगी तो हम उसको पहले पूर्ण वर्ग बना लेंगे, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, और उसके बाद उसका गुणनखंड कर लेंगे। तीसरी विधि क्या है? हमारे भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी के द्वारा द्विघात समीकरण हल करने की एक बेहतर सूत्र दिया गया था, जिसके आधार पर हम जटिल द्विघात समीकरणों को अत्यंत सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहली विधि सीखने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। बच्चों, गुणनखंड की विधि बहुत सरल है। अगर हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा जानने की कोशिश करें तो देखिए कितने आराम से हम इसको लगा सकते हैं। अभी हमने एक उदाहरण लिया था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला पद क्या है? x स्क्वायर, यानी हम यहां पर x स्क्वायर लिख लेंगे। और अचर पद क्या है? 6, तो इसके साथ इसकी हम गुणा कर देंगे। तो हमको क्या बच्चों प्राप्त हो जाएगा? 6x स्क्वायर। क्या हमें बच्चों प्राप्त हो जाएगा? 6x स्क्वायर। अब हमारे पास जो बीच का पद बचा है उसके साथ हमें कोई ना कोई क्रिया करनी है। इसी क्रिया को हम कहते हैं कि हम मध्य पद को विभाजित कर देते हैं, यानी मध्य पद को तोड़ देते हैं, या हम कहें मध्य पद को 2 ऐसे पदों में विभक्त कर देंगे कि जिनका गुणनफल इस गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो, x स्क्वायर है, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x और x, यानी x और x की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? x स्क्वायर मिलेगा। अब हमारे पास क्या है? 6 बचा। 6 के बच्चों गुणनखंड करने हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? या तो 6 गुणे 1 होगा या 3 गुणे 2 होगा, क्योंकि 6 1 कम 6 भी होता है और 3 दूनी 6 भी होता है। अब हमें यह बताओ, क्या इसके अलावा और कोई गुणनखंड है? नहीं, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब इन दो में से हमें यह चुनना है कि कौन से गुणनखंड का उपयोग हमें करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें इस मध्य पद पर आना है, कि देखना है क्योंकि यहां पर चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, और प्लस के चिन्ह के कारण 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7, और 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5, और चाहिए हमें कितना? 5। तो हमारे लिए ये वाला गुणनखंड जरूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन ये वाला गुणनखंड हमारे लिए आवश्यक है। तो 6x स्क्वायर का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा? 3x और 2x। कितना प्राप्त होगा? 3x और 2x, और 3x और 2x को जोड़ोगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? 5x। और यही मध्य पद का विभाजन है जो हमने अभी समझाया था, अर्थात इस पद का ऐसा विभाजन करना है जो जोड़ के रूप में प्राप्त हो और उनका गुणनफल 6x स्क्वायर के बराबर हो। तो हमने 5x की जगह पर क्या बच्चों लिख लिया? 3x प्लस 2x, और जैसा था प्लस 6 यहां लिख दिया और x स्क्वायर यहां पर लिख दिया, बराबर 0। अब 2 के जोड़े बना लेना, एक जोड़ा ये बना लिया और एक जोड़ा ये बना लिया। अब इस जोड़े में देखो कौन सा पद कॉमन है? इसमें x दोनों पदों में कॉमन है, यहां भी x है और यहां भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने पर क्या प्राप्त हुआ? यहां से जब x निकल गया, 2 की घात में से 1 घात गई तो यहां बचा x, और यहां से जब x निकल गया तो यहां बचा 3 प्लस। अब यहां देखना है कौन से कॉमन है, यहां 2 है और यहां 6 है, तो 2 का पहाड़ा 6 में जाता है, इसलिए यहां से हमने कितना कॉमन लिया? 2। तो यहां क्या बचा बच्चों? x और 2 तियां
6 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं कि यहां भी x की प्लस 3 है और यहां भी x प्लस 3 है, तो दोनों जगह पर होने के कारण हमने इस पद को भी कॉमन ले लिया। तो x प्लस 3, यहां क्या बचा x और यहां बच्चों क्या बचा 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि के द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, यदि x प्लस 3 बराबर 0, यानी या तो ये शून्य के बराबर है और या तो ये शून्य के बराबर है। हमने x प्लस 3 को शून्य के बराबर रखा। 3 का बच्चों पक्षांतर कर दो, जब इधर प्लस से उधर जाएगा तो -3। तो अब बच्चों आपने क्या देखा, पहला मूल आपने ज्ञात कर लिया है। अब देखो, और ये बराबर किया तो -3 मिला। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को बराबर करेंगे, पक्षांतर करो बच्चों, x बराबर -2। तो इस प्रकार से हमें दूसरा मूल भी ज्ञात हो गया। हम इस प्रकार से दोनों किसी भी द्विघात समीकरण को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। अब बच्चों उदाहरण 2 के द्वारा भी हम इसी प्रश्न को, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब देखो बच्चों, ये क्या है, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। हम क्या करेंगे, जो x² है वो लिख लेंगे और अचर पद कौन सा है, माइनस का 20, यानी -20 की गुणा x² के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 20x²। अब ये माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि जब हम मध्य पद को विभक्त करेंगे तो वो घटा के आना चाहिए। पहले प्रश्न में क्या था, जोड़ के आ रहा था, और इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि घटा के आना चाहिए। अब x के गुणनखंड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, x और 20 के गुणनखंड करोगे तो क्या प्राप्त होंगे, देखो 20 एकम 20, दूसरा 10 गुणे 2, तीसरा 5 गुणे 4। क्या इसके अलावा और भी कोई गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं, नहीं। तो अब देखो बच्चों, हमें घटा के लाना है। 20 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19। 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1। और हमें विभक्त क्या करके लाना क्या है, 1। तो अब क्या होगा, हमारे लिए क्या आवश्यक है कि अगर हम 5x में से 4x को घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, x। तो इस x के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4x। ये -20 जैसे थे वैसे ही लिखे रहने देंगे, और ये x² जैसा था वैसा ही लिखा रहेगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इसमें देखो क्या कॉमन है, यहां भी x है और यहां भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। x प्लस यहां क्या बचा, x चला गया 5। यहां देखो माइनस है, यहां भी माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ 4 है और यहाँ 20 है, 4 का पहाड़ा 20 में चला जाएगा, 4 पंचे 20, इसलिए हमने यहाँ से 4 भी कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर, x माइनस जब यहाँ से कॉमन लिया तो ये बेटा हो गया प्लस, 4 पंचे 20 बराबर 0। अब यहाँ देखो, ये जोड़ा एक जैसा है, इसको हमने पुनः कॉमन ले लिया तो x प्लस 5। अब क्या बचा, यहाँ बचा x, तो इसे x उतार लिया। यहाँ बचा -4, तो यहाँ -4 उतार लिया। तो अब क्या हो गया बच्चों, x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। यदि x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात या तो ये शून्य के बराबर है और या बेटा ये वाला शून्य के बराबर है। तो हमने सबसे पहले x प्लस 5 बराबर 0 रख लिया, तो पक्षांतर किया, प्लस का 5 उधर गया तो क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो यानी पहला शून्य मूल, और दूसरा यदि x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो 4 का जब बच्चों पक्षांतर करोगे तो माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4 बराबर 4। तो अब आपने क्या देखा कि हमने इस द्विघात समीकरण को हल किया। पहले वाले प्रश्न में हमने जोड़कर निकाला था, मध्य पद को विभक्त किया था, और इस वाले प्रश्न में हमने घटा के मध्य पद को विभक्त किया। और ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है। हम यहाँ पर बच्चों इस चिन्ह के आधार पर भी निर्णय लेते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम बहुत सरलता से हल कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो अगला प्रश्न एक और समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। हाँ बच्चों, अभी तक हमने दो तरीके सीखे थे। एक में हमने मध्य पद को जोड़कर विभक्त किया था, दूसरे में हमने मध्य पद को घटा के विभक्त किया था। अब तीसरा प्रश्न का तरीका क्या है कि यहाँ उन प्रश्नों में एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 हुआ करते थे, लेकिन इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, अर्थात कोई 1 के अलावा कोई और भी संख्या आ सकती है। तो इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तरीका वही है, हमें केवल हल करने का गुणा भाग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी जब हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा तो 4x स्क्वायर, और जब 9 को लिखा तो माइनस का 9, यानी 9 चौक माइनस का 36 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह आ रहा है, अर्थात जब हम इस मध्य पद को विभक्त करेंगे तो वो घटा के आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए? घटा के आना चाहिए। तो x का जब करेंगे तो ये तो हम पहले की भांति यहां भी x रहेगा और यहां भी x रहेगा, लेकिन इस 36 के गुणनखंड करना सीखेंगे। 36 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 36 एकम 36। दूसरा क्या आएगा? 18 दूनी 36। तीसरा क्या आएगा? 9 चौक 36, और इसके अलावा 6 गुणे 6। क्या इसके अलावा और भी कोई गुणनखंड संभव है? नहीं। तो देखो बच्चों, हमें घटा के लाना है। कितना लाना है? 5। तो 36 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 35। 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। और 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो हमारे लिए कौन आवश्यक है? ये तो काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। अर्थात अगर हम 9x में से 4x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x, यानी 9x माइनस 5x, सॉरी 4x। तो 9x में से जब 4x जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। यानी इस वाले मध्य पद को जब हम विभक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर बच्चों? 9x माइनस 4x। माइनस का 9 ऐसे ही ले लिया और 4x स्क्वायर ऐसे ही ले लिया, बराबर 0। एक जोड़ा ये बना लिया, एक जोड़ा ये बना लिया। अब देखो बच्चों, यहां x स्क्वायर है और यहां x है, तो हमें x तो कॉमन मिल गया, लेकिन 4 और 9 में कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो यहां क्या बचा? x चला गया तो क्या बचा? 4x। क्या हुआ? 4x। और यहां से x चला गया तो क्या बचा? 9। और यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस का कॉमन ले लिया। अब क्या देखो, 4x और 9 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो सदैव बच्चों याद रखना, ऐसे पदों में केवल और केवल एक ही कॉमन होता है। तो यह एक हमने कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचा? 4x माइनस गया तो ये प्लस हो गया, और ये भी माइनस गया तो ये भी प्लस हो गया। 4x प्लस 9 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं? ये वाला पद एक जैसा है, तो हमने पुनः कॉमन ले लिया, तो 4x प्लस 9। अब यहां क्या बचा? x, और यहां क्या बचा? माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों देखो, यदि 4x प्लस 9 बराबर 0, तो 4x 9 का पक्षांतर करो बराबर 9, तो x बराबर माइनस 9/4, अर्थात हमें पहला मूल प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या देखना है? और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, पक्षांतर करने से हमें दूसरा मूल प्राप्त हो गया। बच्चों, हम सरलता पूर्वक इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये सवाल हल करना कितना आसान है, लेकिन तरीका हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हमने दोनों पदों का गुणनफल किया और मध्य पद को किस प्रकार से विभाजित किया। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए और प्रश्नावली में लगे हुए प्रश्नों को हल करिए, तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से लगाने लगेंगे। बच्चों, हम अभी द्विघात समीकरण को गुणनखंड से हल करना सीख रहे थे। हमने आपको 3 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया। अब हम एनसीईआरटी की पुस्तक के 4.2 एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब देखो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का पहला खंड क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हमें हल करना है।
तो अभी हमने जो सीखा था, हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और इसकी गुणा इस वाले अचर पद के साथ करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, -10x²। माइनस चिन्ह हमें बच्चों बताता है कि ये हमें जो भी मध्य पद विभक्त करना है वो घटा के करना है, अर्थात जब हमने x को लिखा x² तो x और गुणे x लिखा जा सकता है, लेकिन अब क्या है हमारे पास 10 के गुणनखंड करो, 10 × 10, 5 दूनी 10, यानी हमें घटा के लाना था, तो 10 में से 1 घटाओगे बच्चों क्या प्राप्त होगा, 9। 5 में से 2 घटाओगे कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3। तो हमें लाना क्या है, 3, इसलिए ये वाला तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला सही है, तो हम 5x में से 2x घटा दें। 5x में से कितना घटा दें, 2x घटा दें, तो देखो मध्य पद पर आ गए, 5x में से 2x घटा दिया। अब हमने क्या पाया, ध्यान दो, 5 में से 2 गए तो 3x आ गया, और 5 दूनी 10x² आ गया ये। तो इस प्रकार से अब हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पहले जितने भी प्रश्न आपने हल किए थे उसमें यहां पर प्लस हुआ करता था, लेकिन अब माइनस है। बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि जहां पर भी माइनस का चिन्ह आ जाए वहां पर सावधानी अवश्य रखना, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटेगी वैसे न वैसे कोई ना कोई प्रश्न आपका गलत अवश्य हो जाएगा। तो यहां पर हमने माइनस लगा लिया, x² वैसे ही उतार लिया, -10 वैसे ही उतार लिया, बराबर 0। तो x² -5 के साथ गुणा करोगे तो 5x, माइनस की जब माइनस के साथ गुणा हुई तो 2x, -10 बराबर 0। एक जोड़ा ये बना लिया और एक जोड़ा ये बना लिया। यहां पर देखो x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, x, और यहां क्या बचा, 5। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा बच्चों, x, और यहां 2 पंचे 10। देखो क्या ये एक जैसे पद हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे ही प्राप्त होते हैं, तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा प्रश्न सही लग रहा है। x-5 दोनों जगह होने के कारण हमने x-5 पुनः कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2। अब हम क्या करेंगे, यदि या तो बच्चों ये 0 के बराबर है और या ये 0 के बराबर है, x-5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और x + 2 बराबर 0 या x बराबर -2। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण को हल किया और इसके 2 मूल प्राप्त कर लिए। एक मूल है 5 और दूसरा मूल है -2। बच्चों इस बात को हमेशा याद रखिए कि बहुत ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करिए। बहुत सरल प्रश्न है, करना हमको है और हम इसे किस प्रकार से हल करते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अब हमें विश्वास है कि आपने द्विघात समीकरण के प्रश्न हल करना अवश्य सीख लिया होगा। आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना जान गए होंगे। तो आज का आपका एक होमवर्क है कि आप 4.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और अगली जब वीडियो आपके पास तक पहुंचेगी तो हम एक्सरसाइज 4.2 को ही हल करके आपको बताएंगे। तब तक आप इसको समझिए और प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.